Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Economic Survey 2021-22. Now आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 4 मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर होगा दिस विल बी रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और बहुत ज्यादा इसमें रोल होगा आरबीआई का। ना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और काफी टाइम से वो वेट भी कर रहे थे क्योंकि बीच में कुछ लेक्चर्स नहीं आए थे। तो उनको मैं बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है। आई नो प्रीलिम्स पास में आ रहा है, पर इस वीक के अंदर अंदर हम सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय दिस संडे यू विल हैव ऑल द चैप्टर्स फॉर इकोनॉमिक सर्वे। संडे या ज्यादा से ज्यादा मंडे हो जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर आज के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विच इज मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। नाउ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर आपको आरबीआई वाला पोर्शन अपना स्टैटिक का रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, तो हम पिछले एक साल की सारी मनी पॉलिसी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारी आरबीआई की डायरेक्शंस को देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखेंगे एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखेंगे। ऑलराइट, तो फटाफट से बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले 2 साल रिसेशन से वाले साल थे कि रिसेशन सा चल रहा था। अब आप जानते हो कि जब भी रिसेशन वाली सिचुएशन होती है तो फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, फिस्कल एक्सपेंशन करती है। सिमिलरली आरबीआई भी मॉनेटरी एक्सपेंशन करता है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है। तो पिछले 2 सालों से आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाने में लगा हुआ है ना। मनी सप्लाई बढ़ाने में एक तरीका होता है रेपो रेट कम करना, तो वो आरबीआई ने लगातार किया था। 2020 में ही बहुत ज्यादा कटौती कर दी थी रेपो रेट में। उसके साथ साथ आरबीआई ने और बहुत सारे स्टेप्स लिए थे मॉनेटरी एक्सपेंशन के, वो देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक वर गियर्ड टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। पैंडेमिक का हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट को रोकने के लिए मॉनेटरी एक्सपेंशन करी। आरबीआई ने मार्च 2020 से ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। अब वो कौन से ऑपरेशंस थे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Accommodative monetary policy. Now what do you mean by accommodative monetary policy? Monetary expansion, money supply बढ़ाना। Regulatory forbearance regime by RBI. Now regulatory forbearance क्या होता है? देखो, बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे एनपीएस बढ़ने थे इस पैंडेमिक के दौरान। क्यों? क्योंकि बैंक ने बहुत सारे बिजनेसेस को लोन्स दिए हुए थे। अब बहुत सारे बिजनेसेस को लोन्स दिए हुए हैं और जब इकोनॉमी लॉकडाउन में होगी तो बिजनेसेस पैसा नहीं कमाएंगे तो बैंक्स को वापस नहीं चुका पाएंगे। बैंक्स को वापस नहीं चुका पाएंगे तो एनपीए हो जाएंगे ना। जब भी कभी किसी बैंक का एनपीए होता है तो उसे साइड में बहुत सारा पैसा रखना होता है ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सके। नाउ अंडर दिस रेगुलेटरी फोरबेरेंस रिजीम, क्योंकि आरबीआई जानता था कि बहुत सारे बिजनेसेस पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया कि आपको लॉकडाउन के दौरान अपनी किस्तें जो बैंकों को देनी है उसको देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आरबीआई ने बैंक्स को कह दिया था कि इन लोगों को एनपीए क्लासिफाई ना किया जाए। ठीक है, तो बैंक्स को भी थोड़ी सी राहत मिल गई थी, क्योंकि अगर वो इन्हें एनपीए क्लासिफाई करता तो बैंक्स के एनपीएस बढ़ जाते। राइट, तो रेगुलेटरी फोरबेरेंस रिजीम के थ्रू आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को बचाया जिससे एनपीएस बढ़े नहीं, और साथ ही साथ बिजनेस सेक्टर को भी बचा दिया, क्योंकि बोल दिया कि लॉकडाउन जब लगेगा तब तक आपको पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बैंक्स को मोरेटोरियम लगा दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी फोरबेरेंस रिजीम। देन टेम्पररी मोरेटोरियम, वो जो अभी मैंने बताया, लोन पे बैक करने की जरूरत नहीं है 3-4 महीने तक जब तक लॉकडाउन चल रहा है। प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी थ्रू एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, जीसैप प्रोग्राम। नाउ एक तो तरीका है लिक्विडिटी बढ़ाने का, मनी सप्लाई बढ़ाने का, रेपो रेट कम कर दो। दूसरा तरीका पता क्या है? आरबीआई ने बैंक्स को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया रेपो रेट पे, बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट कर दिया रेपो रेट पे, जिसका नाम रखा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो 3 या 3 से ज्यादा सालों के लिए बैंकों को पैसा दे दिया, ठीक है, आरबीआई ने, ताकि बैंकों के पास पैसा आ जाए जिससे वो आगे लेंड कर सकें। अब बैंकों को पैसा और कहीं से भी मिल सकता था, पर वो आरबीआई से क्यों लेंगे? क्योंकि आरबीआई से लेने में उन्हें फायदा क्या है? आरबीआई वो जो उन्हें एक तरह से पैसा दे रहा है वो रेपो रेट पे दे रहा है,
और रेपो रेट ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत कम किया हुआ है, तो बैंक को सस्ते में पैसा मिल रहा है आरबीआई से और बैंक्स उसे आगे लोन आउट कर सकते हैं, जिससे पूरे सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ गई ना। उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। टीएलटीआरओ में टी एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है उसे हम कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। टारगेटेड का मतलब आरबीआई ने बैंकों को जो पैसा दिया है रेपो रेट पे फॉर लॉन्ग टर्म, आरबीआई ने कहा है कि उस पैसे को आप एग्रीकल्चर में ही लगा सकते हो, एमएसएमई में ही लगा सकते हो। तो आरबीआई ने जो पैसा दिया है उसे आरबीआई ने बोला है कि आप इन्हीं जगहों पे ही लगा सकते हो। यह आरबीआई ने क्यों किया है? ताकि उन जगहों तक लिक्विडिटी पहुंच सके। आरबीआई ने उन्हें टारगेट किया है, तो इसलिए इसे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कहते हैं। और जीसैप प्रोग्राम, आपको याद है जीसैप प्रोग्राम तो नहीं हमने करा होगा, पर हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करा है अपने स्टैटिक लेक्चर्स में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी आरबीआई बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा, मार्केट को पैसा देगा, राइट? जब भी आप कुछ बाय करते हो तो पैसा देते हो ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करके आरबीआई मार्केट में पैसा डाल रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। ठीक है, जीसैप का फुल फॉर्म भी यही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। आरबीआई विल स्टार्ट टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे इकोनॉमी में वो पैसा डालेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, राइट? और आरबीआई ने सीआरआर भी रिड्यूस कर दिया था। हम जानते हैं सीआरआर एसएलआर जब भी कम होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने सीआरआर भी कम किया। ऑलराइट, नाउ आप मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी जानते हो, आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अब तक, तो आपको पता होगा M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। नाउ M0 को हम कहते हैं रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, और M3 होती है हमारी एक्चुअल मनी सप्लाई, जिसे हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कह देते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। और आपको याद होगा अपने लेक्चर से हमने मनी मल्टीप्लायर भी किया है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? रेशियो ऑफ M3 एंड M0। ठीक है, तो उसकी क्या हालत थी, M0 की क्या हालत थी, M3 की क्या हालत थी, मनी मल्टीप्लायर की क्या हालत थी पिछले गुजरे साल में? Both M0 and M3 growth in financial year 2022 was lower than that of financial year 2021। इसका मतलब क्या है कि 2020-21 में आरबीआई ने जिस हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ाई थी, 2021-22 में उतनी तेजी से मनी सप्लाई नहीं बढ़ाई है। ना M0 ना M3 उतनी तेजी से बढ़ा है जितना जब पहला साल था पैंडेमिक का। पहला साल 2020-21 जिसे हम FY21 कहते हैं, उसमें मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ाई थी, इसमें इतनी तेजी से नहीं बढ़ाई, इसलिए ग्रोथ रेट्स कम हो गए। ऑल्सो ग्रोथ इन M0 डिडंट फुली ट्रांसलेट इनटू ग्रोथ इन M3। जैसा आप जानते हो, जब भी रिजर्व मनी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर के साथ M3 भी बढ़ेगा, है ना? हमने करा हुआ आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी। जब आप रिजर्व मनी बढ़ाओगे तो मनी मल्टीप्लायर उस पर लग के M3 भी बढ़ेगा, राइट? पर पाया यह गया कि M0 तो इतना बढ़ा पर M3 उतना प्रॉपरली नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब क्या है कि मनी मल्टीप्लायर कम हो गया। ठीक है, तो इस साल मनी मल्टीप्लायर थोड़ा कम था क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो के थ्रू बैंकों से लिक्विडिटी लेना भी शुरू कर दिया था। मनी सप्लाई बढ़ाई तो थी आरबीआई ने, पर थोड़ी कम करने के लिए भी कोशिशें की थी, जिसकी वजह से M0 पूरा M3 पे नहीं गया। ठीक है, तो ये तो मॉनेटरी रिसोर्सेज का हाल है। अब बात करें बैंक्स की, तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड ग्रेजुअली ड्यूरिंग 2021-22। बैंक्स जो लोन्स दे रहे हैं, देखो पूरे 2020-21 में जब पैंडेमिक सबसे पहले आया था तो बैंकों की हालत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वो नए लोन्स जनरेट नहीं कर पा रहे थे। पर 2021-22 में उनकी हालत स्टेबलाइज हो गई, तो नए लोन्स वो जनरेट कर पाए, जो हमें कैसे पता चलता है? क्रेडिट ग्रोथ से। सो क्रेडिट ग्रोथ रिकवर्ड कंसिडरेबली फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन्स गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को गए। हाँ, सर्विसेज सेक्टर को इतने नहीं गए क्योंकि सर्विसेज सेक्टर अभी भी उभर रहा है। आप जानते हो ना, पैंडेमिक का सबसे ज्यादा नुकसान ही सर्विसेज सेक्टर को हुआ है। नाउ बैंकिंग सेक्टर की अगर हम ओवरऑल हालत जाने कि बैंकिंग सेक्टर की हालत कैसी थी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीजें हैं। नाउ पाया यह गया इकोनॉमिक सर्वे द्वारा कि बैंकों के इंडिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म करा है। दैट मींस बैंक्स हेल्थ
was better in this year, financial year 2022, 22, है ना? That means बैंकों की हालत इस साल अच्छी रही है। वो कैसे पता चलता है? एनपीए कम हुए हैं आपके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा है आपका, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की बढ़ी है, राइट? तो ये तीनों इंडिकेटर्स बताते हैं कि बैंकों की हालत, हेल्थ अच्छी हुई है, ठीक है? 2021-22 हैज बीन वेरी गुड फॉर कैपिटल मार्केट्स। अब ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं था ये वाला गुजरा साल, ये कैपिटल मार्केट्स के लिए भी अच्छा था। कैपिटल मार्केट्स मतलब शेयर मार्केट, और ये तो हम सब जानते हैं, हमने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। पिछले साल शेयर मार्केट ने नए आयाम छुए हैं, नए लेवल्स अचीव किए हैं, राइट? तो कैपिटल मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बहुत सारे आईपीओज निकले, बहुत सारे बिजनेसेस ने पैसा रेज किया है इससे, निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह बहुत अच्छे से बढ़ा है। ऑलराइट, चलो अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को टच करते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में कवर किया है। सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट्स को, ओवरऑल मनी सप्लाई की सिचुएशन को, ठीक है? आफ्टर पॉलिसी रेट कट ऑफ 115 बेसिस पॉइंट्स ड्यूरिंग फेब मई 2020, आपको पता है फरवरी 2020 से लेके मई 2020 जब सबसे पहला लॉकडाउन लगा था, उस दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 115 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काट दिया। अब 115 बेसिस पॉइंट्स कितना होता है? 1.15%, ठीक है? तो इन 4 महीनों में ही बहुत ज्यादा रेपो रेट काट दिया था, और ये लाजमी भी था क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस था ये, उस समय तो बहुत बड़ा लग भी रहा था, लॉकडाउन था पूरा इंडिया। तो आपने लिक्विडिटी ईज करने की, मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी, इसी दौरान आपने 115 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काट दिया। खैर, रेपो रेट में ये जो कट चल रहे थे ये फेब में स्टार्ट नहीं हुए हैं, लॉकडाउन आने से पहले ही आरबीआई रेपो रेट्स काट रहा था, ठीक है? फरवरी 2019 से रेपो रेट्स कट रहे हैं। तो अगर हम चेक करें कि फरवरी 2019 से लेके मई 2020 तक कितने रेपो रेट कटा है, 250 बेसिस पॉइंट, यानी कि 2.5%, जिसमें से 115 तो आपका फेब मई के दौरान ही कट गया था, ठीक है? तो रेपो रेट आपने ठीक ठाक काटा है। हाँ, मई के बाद आपने रेपो रेट स्टेबल कर दिया 4% पे। अब 2021-22 में एक और सिचुएशन हुई, पाया यह गया कि एंड मंथ्स ऑफ 2021-22, है ना, एंड मंथ्स, लास्ट क्वार्टर, लास्ट 2 क्वार्टर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, मॉनेटरी टाइटनिंग करता है, पर आरबीआई ने ऐसा नहीं किया और अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव ही रखा। उसके आरबीआई ने कुछ कारण दिए। आरबीआई ने कहा, दो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है पर अभी भी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमारा फोकस ग्रोथ पे होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने दो, उसे कंट्रोल बाद में कर लेंगे, राइट? So despite rising inflation during the later quarters, repo rate was kept unchanged and monetary policy stance was kept accommodative. अब उसके कारण आरबीआई ने दिए, रीजंस दिए, और उन रीजंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डोमेस्टिक रीजंस, इंटरनेशनल रीजंस। डोमेस्टिक रीजंस क्या हैं? As per RBI, inflation was largely driven by supply shock. सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन थी ये, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं थी। अब सप्लाई चेन्स लॉकडाउन की वजह से हिल गई थी, तो आरबीआई का मानना था कि सप्लाई चेन्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगी, ये टेम्पररी ट्रांजिटरी फिनोमिना है, तो हमें रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, आज हमें पता चल रहा है आरबीआई थोड़ा गलत था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर डिमांड वर पॉजिटिव बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स वर स्टिल लो। दैट मींस कि फ्यूचर में तो डिमांड बढ़ जाएगी पर अभी डिमांड बहुत कम है, और ये कैसे पता चलता है कि बिजनेसेस अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, है ना? फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे कब नहीं चलती? जब उसके प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं होती। अगर फुल कैपेसिटी पे बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, दैट मींस अभी भी डिमांड लेवल्स लो हैं, तो उन डिमांड लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ा के रखनी पड़ती है, जिसके लिए आरबीआई ने कहा हम रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे। The overall recovery, especially that of services sector, was still on shaky ground. तो अभी रिकवरी भी नहीं हो रही थी। साथ साथ इंटरनेशनल क्या कारण थे? देखो, बार बार नया नया वेरिएंट आता जा रहा था, ठीक है, और इन्फेक्शंस, कई नए वेरिएंट्स आते जा रहे थे, इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे थे, तो आरबीआई ने कहा अभी रुक जाओ, अभी हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया क्राइसिस। दूसरा, बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। अब बाकी कंट्रीज अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करने वाले थे, राइट? ये अनुमान लगाया जा रहा था, खासकर यूएसए के फेड रिजर्व के थ्रू।
तो अगर फेड रिजर्व अपना मनी सप्लाई कम करेगा तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए आरबीआई ने सोचा कि देखो, अगर यूएसए का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग कर दे तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, तो इससे इंडिया को नुकसान होगा। इसके लिए हम इंडिया में लिक्विडिटी बढ़ा के रखेंगे। तो ये था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कब कब रेट्स काटे गए हैं। रेपो रेट ये देखो 5.15 से एकदम 4 पे ले गए थे, 115 बेसिस पॉइंट्स हमने कम किया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करें तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स आप सबको पता है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूं। M0 क्या होता है? आपका रिजर्व मनी, जिसमें क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक्स के डिपॉजिट्स विद आरबीआई और बहुत सारे लोगों के जैसे गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स विद आरबीआई, दैट इज रिजर्व मनी। और M3 क्या होता है हमारा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। अच्छा, M1 क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स गिव्स यू M3। अब द ग्रोथ इन बोथ M0 एंड M3 हैव बीन लोअर, ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एक्सपेंशन इन M0 वाज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बैंकों के आरबीआई के पास डिपॉजिट्स बढ़ गए थे। उसका कारण भी ये था कि रिवर्स रेपो के थ्रू इस साल, नॉट पहले फर्स्ट ईयर ऑफ लॉकडाउन बट सेकेंड ईयर ऑफ लॉकडाउन में आरबीआई ने इतनी मॉनेटरी ईजिंग नहीं की है, इतना अकोमोडेटिव नहीं रखा है। बैंकों के पास जो सरप्लस लिक्विडिटी थी उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से M0 तो बढ़ा। Growth in currency in circulation was comparatively lower in financial year 2002 as precautionary demand for cash subsided. Now, currency in circulation ना रिसेशंस वगैरह के टाइम पे जब क्राइसिस चल रहा होता है ना, करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो जाएगा, तो कैश में पैसा रखो, बैंकों में डिपॉजिट ना करो। तो 2020 में लोगों ने कैश में पैसा रखना शुरू कर दिया था ज्यादा, जिससे करेंसी इन सर्कुलेशन तो बढ़ गई। पर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ लॉकडाउन 2021-22 में लोगों का फियर थोड़ा कम हो गया, तो लोगों ने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया बैंकों में पैसा, जिससे करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो गई। इसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर कैश। जब भी क्राइसिस होगा, प्रिकॉशनरी कि यार प्रिकॉशन ले रहे हो ना, आपके बैंक फेल ना हो जाए, तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर कैश बढ़ जाती है। जब लोगों का विश्वास आ जाता है ना इकोनॉमिक सिस्टम पे, तो वो बैंक्स में वापस डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। 2020 में विश्वास कम था, इसलिए करेंसी इन सर्कुलेशन ज्यादा थी। 2021-22 में विश्वास आ गया था, तो करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो गई, लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाने शुरू कर दिए, ठीक है। नाउ M3 कैसे बढ़ा है? मेजर कंट्रीब्यूटर ऑन द कंपोनेंट साइड फॉर इंक्रीज इन M3 हैज बीन एग्रीगेट डिपॉजिट्स। ये जो टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स बढ़े थे, इसकी वजह से M3 आपका बढ़ा था। मनी मल्टीप्लायर के ये फिगर्स है, मनी मल्टीप्लायर थोड़ा कम रहा है। अब मनी मल्टीप्लायर भी ना दो तरीके के होते हैं। एक मनी मल्टीप्लायर नॉर्मल होता है, M3 डिवाइडेड बाय M0। एक मनी मल्टीप्लायर होता है एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो। देखो, रिवर्स रेपो की वजह से बहुत सारा मनी सप्लाई आरबीआई के पास वापस चला गया, तो जब आप उसको M3 से माइनस कर देते हो तो आपको मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड फॉर, देखो M3 में से रिवर्स रेपो वाली लिक्विडिटी आपने माइनस कर दी, टोटल मनी सप्लाई से आपने वो माइनस कर दिया जो आरबीआई के पास बैंकों ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है। तो ये जब आप निकालते हो तो इसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो। ये कम रहा है, नेचुरली कम रहा है, क्योंकि रिवर्स रेपो आप न्यूमरेटर से माइनस कर रहे हो ना, तो ये कम रहेगा, तो ये कम रहा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लिक्विडिटी कंडीशंस एंड इट्स मैनेजमेंट। वैसे तो हमने ओवरऑल देख लिया कि लिक्विडिटी कंडीशंस कैसी थी, सरप्लस में थी, और उनको मैनेज कैसे किया आरबीआई ने। अभी मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि 2020-21 में तो आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ाती थी। 2021-22 में भी आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई, और बहुत ज्यादा सरप्लस में जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसे थोड़ा सा अब्सॉर्ब करना भी शुरू कर दिया। तो नो डाउट 2021-22 में भी लिक्विडिटी सरप्लस में थी, पर उतनी नहीं थी जितनी पिछले साल थी, ठीक है। Liquidity conditions have remained in surplus territory during 2021-22 due to various liquidity injecting measures taken by RBI. RBI ने accommodative stance रखा है, GSAP करा था, TLTRO, LTRO करा था, CRR कम करा था, पर 2021-22 में थोड़ी सी लिक्विडिटी कम करनी शुरू कर दी थी।
In 2021-22, RBI, while maintaining its accommodative stance, started engaging in rebalancing liquidity. बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी और आरबीआई कह रहा है कि हम लिक्विडिटी सरप्लस में ही रखेंगे, पर ये जो बहुत ज्यादा है इसे थोड़ा कम करेंगे। तो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने के थोड़े एक्शंस लेने शुरू कर दिए थे आरबीआई ने, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशंस बढ़ा दिए, फिक्स्ड रिवर्स रेपो, यानी कि रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशंस यानी कि बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और उस पे जो उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो वो आरबीआई ने बढ़ा दिए, जिससे बैंक से लिक्विडिटी जाने लगी। एक आरबीआई ने नया टूल निकाला, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑप्शंस। ये 14 डे थी, यानी कि 14 दिनों के लिए बैंक आरबीआई के पास पैसा रख देंगे, पर ये 14 दिनों के लिए आरबीआई के पास बैंक्स जो पैसा रखेंगे उस पे रिवर्स रेपो रेट नहीं लगेगा, मार्केट रेट लगेगा। याद है ना, वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, जो बैंक्स आपस में एक दूसरे को जब पैसा देते हैं उस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। आरबीआई ने कहा आप मुझे भी पैसा दे सकते हो, पर वो फिक्स रिवर्स रेपो रेट नहीं होगा, वो वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑपरेशंस होंगे। वेरिएबल मतलब उस पे इंटरेस्ट रेट चेंज होता जाएगा। जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो नहीं होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट लगेगा उस पे। ठीक है, तो बैंकों को इस फैसिलिटी के थ्रू, इसमें तो ना आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बहुत कम रखा हुआ था, तो बैंक्स बहुत ज्यादा दे ही नहीं रहे थे आरबीआई को, क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर जब आरबीआई ने इसे मार्केट बेस कर दिया तो अब ज्यादा बैंक्स आरबीआई को पैसा देना शुरू हो गए, जिससे लिक्विडिटी और तेजी से आरबीआई ने सक कर ली। वो था वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, मेजर्स टेकन बाय आरबीआई टू प्रोवाइड टारगेटेड लिक्विडिटी। अब मैंने जैसा बताया, आरबीआई का मेजर पर्पस तो लिक्विडिटी बढ़ाना ही था। हां, बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए साथ साथ अब्सॉर्ब भी करता जा रहा था। तो ये तो हमने देख लिया कि आरबीआई लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कैसे कर रहा था इन दोनों से। अब ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई कैसे है 2021-22 में। स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी दी है डेवलपमेंट बैंक्स को, नाबार्ड, एनएचबी, एसिड भी, इनको पैसा दिया है डेवलपमेंट बैंक्स, ताकि ये इस पैसे से आगे लोन आउट कर सकें। Then term liquidity facility of 50,000 crore to ramp up COVID related healthcare infrastructure. COVID related hospitals पे इन्वेस्टमेंट की जा सके, आरबीआई ने उसके लिए भी पैसा इंजेक्ट करा है। स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, SLTRO, ये हम कर चुके हैं। ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो 15,000 करोड़ फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। वो जो सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा तहस नहस हो गए थे, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये कांटेक्ट इनमें ज्यादा होता है लोगों के बीच में, राइट? इसीलिए ये सबसे ज्यादा बंद हुए थे कोविड के दौरान। इनको बचाने के लिए आरबीआई ने स्पेशल पैसा इंजेक्ट किया था 15,000 करोड़। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ ऑन टैप टीएलटीआरओ हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आरबीआई ने और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि आरबीआई ने एक स्पेशल दिन तक रखा हुआ था टीएलटीआरओ, उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, 31 दिसंबर 2021 तक ये ऑपरेशंस चले। टू फर्दर सपोर्ट लिक्विडिटी कंडीशंस इन सेकेंडरी मार्केट जीसैप प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिससे सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया, जिससे मनी सप्लाई बढ़ाई। GSAP involves further upfront commitment to purchase specific quantum of government securities. अब आरबीआई ने GSAP प्रोग्राम के थ्रू GSAP 1.0 में 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, यानी मनी सप्लाई बढ़ाई 1 लाख करोड़ से। GSAP 2.0 में 1.2 लाख करोड़ से मनी सप्लाई बढ़ाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब GSAP प्रोग्राम हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट में क्या है। अब आप जानते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक प्राइस होता है और एक यील्ड होती है। जब भी इकोनॉमी में सरप्लस लिक्विडिटी होगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड कम हो जाएगी। जब भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी टाइट होगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड बढ़ जाएगी। ना नेचुरल सी बात है कि पिछले साल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड्स रही हैं वो कम ही रही होंगी, क्योंकि सरप्लस लिक्विडिटी थी। हाँ, 2020 में बहुत ही ज्यादा सरप्लस लिक्विडिटी थी, इसीलिए बॉन्ड पे यील्ड्स बहुत ज्यादा कम थी। 2021-22 में उतनी सरप्लस लिक्विडिटी नहीं थी, इसलिए यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी, पर क्योंकि सरप्लस थी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। समझ आई बात, है ना? देखो, सरप्लस लिक्विडिटी जब होगी यील्ड कम होगी। हाँ, 21-22 में थोड़ी सरप्लस का जो क्वांटम था, बहुत सरप्लस थी पर बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी 2020 के मुकाबले।
Yields on 10-year GSEC which had reached 8.2% on 26 December 2018. 2018 में बहुत ज्यादा yield थी. That means money supply कम थी. Reduced substantially to 5.75% in June 2020. June 2020 में यहां तक yield आ गई थी. That means liquidity बहुत ज्यादा surplus थी. 2020 में थी भी. 2021-22 में 31 दिसंबर 2021 में yield थोड़ी सी बढ़ गई, पर उतनी नहीं बढ़ी जितनी 2018 में थी, क्योंकि उस टाइम तो लिक्विडिटी टाइट थी. इधर लिक्विडिटी सरप्लस में है, पर इतनी सरप्लस में नहीं है जितनी 2020 में है. हेंस 2020 में यील्ड इतनी थी, 2021 में यील्ड थोड़ी सी बढ़ गई, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी. फैक्टर्स दैट हैड पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द यील्ड्स. नाउ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यील्ड बहुत जो कम थी ना 2020 में, उससे थोड़ी सी बढ़ गई? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 2020 के मुकाबले यील्ड ज्यादा थी? एक तो वीआरआर करे हैं, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशंस हुए हैं. देन मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया. लोगों को लगने लग गया कि आरबीआई कल को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, मॉनेटरी टाइटनिंग करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है. इसलिए लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, जिससे यील्ड थोड़ी सी बढ़ गई. ठीक है, चलो मैं दूसरे वर्ड्स में आपको समझा देता हूं. जब मार्केट सेंटिमेंट लगा ना कि आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग करेगा, तब सबको लगने लग गया कि मनी सप्लाई कम होगी, तो लिक्विडिटी कम होने लग गई, कम हो की आशंका होने लगी, जिसकी वजह से स्पेक्यूलेशन की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी. क्योंकि जब भी लिक्विडिटी कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, यील्ड बढ़ेगी. तो ये एक कारण था. देन यूएस ने अपनी मनी सप्लाई कम करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे थे, उन्होंने कम कर दिया. अब जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम खरीदेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो डिमांड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स थोड़ी कम होगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का प्राइस कम होगा, यील्ड थोड़ी सी बढ़ेगी. एंड थोड़ी इकोनॉमी आपकी चरमरा गई, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए. क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोगों को लगा कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उन्होंने हटना शुरू कर दिया. तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड कम हो गई, यील्ड बढ़ गई. तो इन 4-5 चीजों की वजह से यील्ड यहां से यहां तो आ गई, पर यील्ड बहुत ज्यादा ऊपर क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अभी भी आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस रखा हुआ था, कुछ ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस रखे हुए थे जिसकी वजह से लिक्विडिटी रहे ज्यादा, जिससे गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड यहां से यहां नहीं पहुंच गई 8.2%, थोड़ी बढ़ी, पर थोड़ी ही बढ़ी. उसका मतलब है कि यील्ड को बढ़ाने वाले अगर फैक्टर्स थे, तो यील्ड को कंट्रोल रखने वाले भी फैक्टर्स होंगे. फैक्टर्स कीपिंग द राइज इन यील्ड इन चेक, गवर्नमेंट का जीसैप प्रोग्राम, अकोमोडेटिव पॉलिसी, डविश पॉलिसी. फेड रिजर्व ने कह दिया था कि हम मनी सप्लाई बाद में कम करेंगे, अभी हम बढ़ते रहने देते हैं. तो ये एंड नो एडिशनल बोरोइंग बाय गवर्नमेंट इन सेकेंड क्वार्टर, जिसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अपनी बोरोइंग नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू नहीं करी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सप्लाई कम रही. डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जिससे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का प्राइसेस बढ़ा रहा और यील्ड कम रही. तो ये 4 रीजन है जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया यील्ड को. ठीक है, तो आप देख सकते हो 2020 में यील्ड इतनी कम हो गई, पर 21 आते आते थोड़ी बढ़ने लग गई. पर हां 2018 से गिरनी शुरू हो गई थी. चलो अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की. तो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर ने ठीक परफॉर्म करा है. ये हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था, वही सारी चीजें इधर रिपीट होंगी, तो एक बारी पढ़ लेते हैं. बोथ जीएनपी एंड एनपीए हैव बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2018-19, दो रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस रेशियो इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड. हां, क्योंकि लॉकडाउन था तो बहुत सारे बिजनेसेस खराब हो गए थे. ठीक है, वो एनपीए हो जाते, पर आरबीआई ने अंडर रेगुलेटरी फोरबियरेंस क्या कहा हुआ था, बैंकों को कहा हुआ था कि इन्हें एनपीए ना करो, कहो इनका लोन रीस्ट्रक्चर कर दो. तो वो जो खराब बिजनेसेस हो चुके थे, लॉसेस आने शुरू हो गए थे, वो एनपीए नहीं हुए पर रीस्ट्रक्चर हो गए. तो इसीलिए एनपीए तो कम रहे, एनपीए तो डिक्लाइन हो गए, पर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सारे बैड एसेट्स को आपने एनपीए नहीं डिक्लेयर किया, उन्हें रीस्ट्रक्चर कर दिया, इसलिए रीस्ट्रक्चर एडवांसेस रेशियो बढ़ गया. ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस एनपीए हो सकते थे, पर उन्हें आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया. तो यही पाया गया, एनपीए तो कम हुए बिकॉज ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी फोरबियरेंस, पर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस बढ़ गए.
अब एक रेशियो होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स रेशियो। इसमें क्या होता है कि इट इज इक्वल टू एनपीएस प्लस रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस। तो जितने एनपीए हैं उसमें रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी ऐड कर दो तो आपको स्ट्रेस्ड एसेट्स मिलते हैं। तो पाया यह गया कि एनपीए तो कम हुए पर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस इतने बढ़ गए कि ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट्स भी थोड़े से बढ़े। यह बस ध्यान रखना है। इस चीज के अलावा बाकी सब कुछ बढ़िया था बैंकिंग सेक्टर में। ओवरऑल स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेशियो ऑफ एससीबीज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आल्सो इंक्रीज्ड। द रीजन फॉर आरएस से आपको पता है, रेगुलेटरी फोरबेरेंस हम कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी उसके अलावा सब कुछ बढ़िया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा था, ठीक है, और आपका रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट सब बढ़िया गया है। क्लियर? ये सब आप नोट से पढ़ लेना। ऑलराइट, चलो। अच्छा, एक बॉक्स जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में दिया हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू NARCL, जिसे हम बैड बैंक भी कहते हैं। हमने बैड बैंक को अच्छे से कवर किया हुआ है हमारे स्टैटिक लेक्चर्स में भी और करंट अफेयर लेक्चर्स में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीए प्रॉब्लम हटाने के लिए बैंकों से एक बहुत बड़ा बैड बैंक बनाया, जिसका काम क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितने भी एनपीएज हैं बड़े बड़े, सब उससे परचेज कर लेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन कर देगा ऑफ एनपीएस और खुद रिजॉल्व करेगा इन एनपीएस को। ये सब हमने किया हुआ है। बस जो हमने किया हुआ है बैड बैंक से रिलेटेड उसको रीब्रश कर लेना, ब्रश अप कर लेना, रिवाइज कर लेना बाय रीडिंग दी स्क्रीनशॉट्स। ये इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्सेस दिए हुए थे, ये आप पढ़ोगे तो आपका बैड बैंक वाला सेक्शन रिवाइज हो जाएगा। ऑलराइट, चलो। ना मॉनेटरी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। आरबीआई रेपो रेट कम करता है। आरबीआई रेपो रेट क्यों कम करता है? वो इस उम्मीद में रेपो रेट कम करता है कि ओवरऑल मार्केट में जो लोन का रेट है ना वो भी कम हो जाए, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो और मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब कभी कभार ऐसा होता है आरबीआई रेपो रेट तो कम कर देता है पर बैंक्स लोन के रेट्स कम नहीं करते, जिसकी वजह से आरबीआई ने जो सोचा था वो होता नहीं है, मनी सप्लाई उस हिसाब से एक्सपैंड नहीं करती। इसे हम कहते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हुई। आरबीआई ने जो किया वो नीचे तक ट्रांसमिट नहीं हुआ है। पर मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी तब होगी जब रेपो रेट आरबीआई कम करे और लोन के रेट्स भी कम हो जाएं। नाउ पिछले साल मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी रही है, ठीक है। आरबीआई हैड रिड्यूस रेपो रेट बाय 250 बेसिस पॉइंट सिंस फेब। बिकॉज ऑफ दैट वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट मतलब लोन का रेट, वेटेड एवरेज लोन रेट ऑन फ्रेश रूपी लोन्स हैज डिक्लाइंड। आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट से कम किया था रेपो रेट, लोन रेट 197 यानी कि 2% से लोन के रेट्स भी कम हुए हैं। आरबीआई ने 2.5% से रेपो रेट काटा, लोन के रेट्स ऑन एवरेज 2% से कम हुए हैं जो नए लोन्स जनरेट हुए हैं। हां, जो पुराने लोन्स चल रहे हैं उन पे भी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं 133 बेसिस पॉइंट से यानी कि 1.33% से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी हुई है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे ने क्या रीजन दिए हैं? कभी कभार आरबीआई रेपो रेट कम करता है पर लेंडिंग रेट्स कम नहीं होते, मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी नहीं होती। तो पिछले साल मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी क्यों रही है? ऐसा क्या हुआ है? उसके कारण है ओवरऑल इकोनॉमी में लिक्विडिटी ठीक ठाक थी, तो बैंकों पे जब सरप्लस पैसा होगा, डिमांड लोन्स की इतनी है नहीं पर सप्लाई ऑफ लोन्स बहुत ज्यादा है। बैंकों के पास बहुत पैसा पड़ा है लोन देने के लिए पर इतनी डिमांड नहीं है लोन्स की, सरप्लस ही इतनी लिक्विडिटी है ना। किसी चीज की जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो वो सस्ती हो जाएगी। लोन्स की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होने का मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड गाइडेंस ऑफ कंटिन्यूइंग विद अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, आरबीआई ने बोला है कि हम पिछले साल ना आरबीआई ने बोला था कि अभी भी हमारा अकोमोडेटिव स्टांस है, आने वाले समय में भी रहेगा, तो बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स और कम कर दिए। एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम फॉर प्राइसिंग ऑफ लोन्स ऑफ सर्टेन सेक्टर, आरबीआई ने एक तो यह भी कह दिया था कि कुछ टाइप के लोन्स तो आप रेपो के साथ ही लिंक कर दो। यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मतलब कि मान लो आरबीआई ने बोला है कि कार लोन जो होगा ना वो रेपो रेट पे ही बेस्ड होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा कार लोन का इंटरेस्ट रेट। एक्स बैंक डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर।
तो जब रेपो रेट कम होगा तो कार लोन का भी इंटरेस्ट रेट कम होगा ना। कार लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे हुआ है? इसकी वजह से, इसे हम कहते हैं बेंचमार्क ना। कभी कभी बैंक्स इंटरनल बेंचमार्क यूज करते हैं जैसे बेस रेट और MCLR। कार लोन के लिए बैंक्स ने एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज किया था जो RBI डिसाइड करता है। तो अगर RBI रेपो रेट कम कर देगा तो ये भी कम हो जाएगा। तो कुछ लोन्स के इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रेपो के साथ लिंक्ड थे, जिसकी वजह से रेपो कम हुआ, लोन रेट्स कम हुए। तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छी रही है। ये आप देख सकते हो, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स कम हुए हैं। ये आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, ये फ्रेश लोन्स हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2021 पीरियड, तो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट कम हुआ है। MCLR जो इंटरनल बेंचमार्क है वो भी कम हुआ है। फ्रेश लोन्स 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ा है पर इतना नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ इसी पीरियड में बढ़ा है, ओवरऑल तो कम ही हुआ है। अच्छा, अब बैंक्स अगर लोन के रेट्स कम करेंगे तो बैंक डिपॉजिट के भी तो रेट्स कम करेंगे। आफ्टर ऑल बैंक्स ने भी तो पैसा कमाना है, तो जितना इंटरेस्ट रेट बैंक्स आपको डिपॉजिट पे देता है वो भी कम करेगा बैंक। तो वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट भी कम हुए। ट्रांसमिशन हैज बीन हायर इन PSBs दैन प्राइवेट बैंक्स। हां, मॉनेटरी ट्रांसमिशन बेटर रही है गवर्नमेंट बैंक्स में एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। ये भी स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे ने देखी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया, ये भी जो न्यूज है हमने करंट अफेयर्स में कवर करी है, पर इकोनॉमिक सर्वे ने इसे मेंशन करा हुआ है। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इकोनॉमिक सर्वे से आपके करंट अफेयर्स भी एक तरह से कवर हो जाते हैं। तो जो पिछले 1 साल में हमने करंट अफेयर्स किए हैं ना, वो सारे इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं। तो हमने डिपॉजिट इंश्योरेंस की न्यूज कवर की हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट इंश्योरेंस के आपके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड होते हैं, अगर बैंक फेल हो गया तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपका डिपॉजिट मिल जाएगा। वो डिपॉजिट इंश्योरेंस पहले था 1 लाख तक का, यानी कि आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं 1 लाख तक सिक्योर है, वो बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया है। तो ये न्यूज हमने अच्छे से कवर की हुई है। इस न्यूज को रिवाइज आपको अगर करना है तो ये बॉक्सेस जो आपके नोट्स में आपको दिए होंगे ये जरूर पढ़ना। इनफैक्ट जो हमने करंट अफेयर्स में कवर किया ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही मिलेंगे यहां पे आपको, तो आप करना जरूर इसे। जो भी बॉक्सेस हम शेयर कर रहे हैं ना नोट्स में आपके, वो पढ़ने जरूर हैं आपने। ये येलो पोर्शन हाईलाइटेड पोर्शन है कि ये तो पक्का याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये बॉक्सेस जरूर करना और आपको आसानी से समझ आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी कवर किया हुआ है और आपने लेक्चर्स देखे हैं वो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब हम क्रेडिट ग्रोथ की अगर बैंक की बात करें तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन बिटवीन द पीरियड दिसंबर 2019 अप्रैल 2021। 2021 तक क्रेडिट ग्रोथ कम थी। नेचुरल सी बात है, दिसंबर 2019 के 2-3 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन जब लग गया तो बैंकों की वैसी हालत खराब हो गई, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने में लग गए। प्लस ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस जो NPA हो सकते थे उन्हें रीस्ट्रक्चर करने में लग गए, तो उनका ध्यान पूरा रीस्ट्रक्चर करने में था, फ्रेश लोन्स जनरेट करने में नहीं था, जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ कम हुई। पर 2021 के अप्रैल तक थिंग्स स्टेबलाइज अ लिटिल, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन होने लग गई, जिसकी वजह से RBI ने क्या करना शुरू कर दिया? जिसकी वजह से RBI ने नहीं, जिसकी वजह से बैंकों ने क्या करना शुरू कर दिया? लोन्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो 2021 तक सिचुएशन खराब थी, बैंक सारे रीस्ट्रक्चरिंग करने में लगे हुए थे, पर 2021 के बाद उन्होंने फ्रेश लोन्स जनरेट करने शुरू कर दिए, तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गई। यही सारी चीजें दी हुई हैं। क्लियर? अब हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो अच्छे से बात कर ली, थोड़ी बात NBFC सेक्टर के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग सेक्टर भी रोल प्ले करता है और NBFC सेक्टर भी रोल प्ले करता है। हमने करा हुआ है हमारे स्टैटिक लेक्चर्स में कि इकोनॉमी में लोन्स देने का काम सिर्फ बैंक्स नहीं कर रहे, NBFCs भी कर रहे हैं, राइट? तो क्रेडिट जनरेशन में, ओवरऑल मनी सप्लाई में सिर्फ बैंक्स का रोल नहीं है, NBFCs का भी रोल है। तो अगर आपका बैंकिंग सिस्टम हेल्दी है तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम हेल्दी है, अगर आपका NBFC सिस्टम भी हेल्दी है तो भी आपका फाइनेंशियल सिस्टम हेल्दी है। दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। ठीक है, गाड़ी आपकी कौन सी है? फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके बिना इकोनॉमी टिक ही नहीं सकती। उसके 2 पहिए हैं, एक बैंकिंग, एक NBFC। तो बैंकिंग सिस्टम की हालत देख ली हमने, NBFC का भी देख लेते हैं। क्रेडिट ग्रोथ कैसी रही है? रिमेन स्लगिश। NBFC सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ ठीक नहीं रही है जितनी बैंकिंग सेक्टर की रही है।
ठीक है, रिमेन स्लगिश विद मार्जिनल इंक्रीज इन टोटल क्रेडिट फ्रॉम 27.53 लाख करोड़ टू 28.03 लाख करोड़। क्रेडिट इंटेंसिटी ऑफ एनबीएफसी, क्रेडिट इंटेंसिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट इंटेंसिटी। क्रेडिट इंटेंसिटी क्या होती है, 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो क्रेडिट इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, एनबीएफसी क्रेडिट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी। एनबीएफसीज ने जितने लोन्स दिए हैं एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी, आप देखते हो वो ज्यादा तो क्रेडिट इंटेंसिटी ज्यादा, वो कम तो क्रेडिट इंटेंसिटी कम। तो क्रेडिट इंटेंसिटी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है और पीक रीच कर दी थी उसने। खैर, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेडिट इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए। और एक और बात जो याद होनी चाहिए वो ये है कि क्रेडिट इंटेंसिटी बढ़ी है। उसका एक कारण है, आप सोच रहे होगे कि क्रेडिट ग्रोथ तो कम हुई है, क्रेडिट इंटेंसिटी कैसे बढ़ गई। उसका कारण ये है कि क्रेडिट ग्रोथ तो कम हुई है पर जीडीपी भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, जीडीपी बढ़ी थोड़ी है, कम हुई है। तो क्रेडिट इंटेंसिटी क्या है, क्रेडिट इंटेंसिटी है क्रेडिट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जीडीपी, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर ही कम हो जाएगा तो क्रेडिट इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, है ना। पिछले से पिछले साल 2020-21 में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करी थी, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर ही कम हो गया, ये भी कम हुआ पर ये ज्यादा तेजी से कम हुआ, तो क्रेडिट इंटेंसिटी तो बढ़ी है ना। क्रेडिट इंटेंसिटी तो बढ़ी है, हाँ क्रेडिट ग्रोथ कम रही है। क्लियर। बाकी कुछ डिटेल्स दी हुई है, एनबीएफसी के टोटल एसेट्स कितने हैं, एसेट्स बढ़े हैं, लाइबिलिटीज कितनी है एनबीएफसी की, जो पैसा उन्होंने लिया हुआ है, इनका जीएनपी रेशियो कैसा रहा है, इनका एनपीए रेशियो बढ़ा है, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बढ़ा है। तो जहां जीएनपी रेशियो बढ़ने से प्रॉब्लम हुई है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ने से थोड़ा ठीक हो गया है। खैर, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बारी बस रीडिंग दे देना। क्लियर, ठीक है जी। चलो, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनबीएफसी। अच्छा, एनबीएफसी ने जिन जिन को क्रेडिट दिया है, सबसे ज्यादा क्रेडिट एनबीएफसी इंडस्ट्री सेक्टर को देता है, ये आप ग्राफ देख लेना। फिर रिटेल लोन ज्यादा देता है, फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज को, येलो, सबसे कम पैसा एनबीएफसी एग्रीकल्चर को देते हैं, और वहीं बैंक्स ज्यादा पैसा देते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है। नॉन फूड क्रेडिट जो है वो ये है। अच्छा, नॉन फूड क्रेडिट क्या हुआ, ये भी याद रखना चाहिए, यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। देखो, एग्रीकल्चरल लोन्स भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रॉप फार्मिंग के लिए जो लोन्स दे रहे हो, एक फार्मर्स को कई बार आप रिटेल लोन्स नहीं देते कि फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ बोरो कर लेते क्योंकि घर में उन्हें गाड़ी खरीदनी है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो लोन्स तो वो एग्रीकल्चर के ही कंसिडर किए जाएंगे, पर वो नॉन फूड क्रेडिट है। फार्मर्स उस लोन को ले रहे हैं फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए नहीं, दूसरे ऑपरेशंस के लिए। तो एक होता है एग्रीकल्चर लोन के 2 पार्ट है, फूड क्रेडिट, नॉन फूड क्रेडिट। नॉन फूड क्रेडिट के फार्मर्स अपने घर के खर्चों के लिए जो लोन्स ले रहे हैं वो भी एनबीएफसीज काफी देते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फैक्टरिंग इन इंडिया। ये भी बॉक्स में था पर मैंने इसे अलग से रखा है, बॉक्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि बॉक्स में ना, जैसे हमने बॉक्सेस करे हैं ना, ये बॉक्स हो गया, बॉक्स डिजिटल पेमेंट का बॉक्स हो गया, है ना, और बहुत सारे हमने बॉक्सेस करे हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस का बॉक्स हो गया। ये बॉक्सेस मैंने एज इट इज आपके लिए डाल दिए हैं, एज इट इज आपके नोट्स में डाले हैं। उसका कारण ये है कि इनमें एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हाईलाइट की हुई है। पर फैक्टरिंग बिजनेस जो है ना, वो भी बॉक्सेस में ही आया था, बॉक्स में ही था फैक्टरिंग वाला। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर देखोगे वो भी बॉक्स में आया था फैक्टरिंग, पर वो मैंने बॉक्स में बॉक्स हूबहू नहीं डाला है, बॉक्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। उसका कारण है कि उसमें बहुत सारी ऐसी नॉन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी थी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है, ये आप पढ़ लेना। अब आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स रिवाइज करो, करंट अफेयर्स में हमने फैक्टरिंग बिजनेस अच्छे से किया हुआ है। फैक्टरिंग को लेके गवर्नमेंट ने लॉ रेगुलेशंस भी बनाई हैं, तो वो भी हमने अच्छे से किया हुआ है। अगर आपको फैक्टरिंग नहीं पता क्या होता है तो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स निकालो जहां हमने कवर किया है और उसे रिवाइज करो, उसके बाद ही ये वाला पार्ट पढ़ना। ठीक है, क्लियर। और हमने अमेंडमेंट्स भी की थी कुछ, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुई थी जिसे हम कहते हैं फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसमें क्या चेंजेस हुए थे वो भी देख लेना। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारा खत्म होता है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4। पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 हम
कल करेंगे। पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, इसमें ज्यादा वो नहीं होगा कि इंश्योरेंस मार्केट में क्या चल रहा है, पेंशन मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट कैसे रही है, ये सारी चीजें करेंगे हम। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर के साथ पीडीएफ निकालना, आप डाउनलोड करना, रिवाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो अच्छे से करोगे तो ही कल का लेक्चर देखना और कल की पीडीएफ करना। ऑलराइट, बाकी डोंट वरी एट ऑल, इस हफ्ते के एंड तक आपका सारा इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ आई हैं उसके लिए करंट अफेयर्स को रेफर करो। ऑलराइट, चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।